तो चलो ये देख लेते हैं दोस्तों, सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है कि जो आपके लिए बहुत अच्छे नोट्स तैयार करे हैं मैंने, जो सेलर है ना वो क्या करता है, वही लेसी है, और जो सेलर है वो क्या करता है, बायर को अपनी प्रॉपर्टी को बेच देता है और फिर उसको वापस से क्या ले लेता है, लीज के ऊपर ले लेता है। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन। मतलब कि मेरे पास में एक प्रॉपर्टी है और मैं क्या हूँ, सेल कर रहा हूँ उसको किसी दूसरे को, और फिर वापस से उससे क्या कर रहा हूँ, वही प्रॉपर्टी वापस लीज पे ले रहा हूँ। तो मैं क्या हो गया यहाँ पे, सेलर भी मैं ही हुआ और लेसी भी मैं ही हुआ, क्योंकि मुझे भी पैसों की जरूरत है और फिर मुझे उसको टुकड़ों में पैसे देने हैं, और बायर ऐसा मिल गया कोई, ठीक है, उसको प्रॉपर्टी चाहिए थी। तो ये दोस्तों ये जो केस होता है नॉर्मली प्रॉपर्टीज के केस में ही होता है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इस थियोरी को पढ़ने की जरूरत है क्या। द बेसिस ऑफ अ सेल एंड लीज बैक अरेंजमेंट एग्रीमेंट इज सिंपली दैट वन सेल एन असेट फॉर कैश एंड देन इज लीजेस बैक फ्रॉम द बायर। मतलब एक बंदा क्या कर रहा है, वो अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है और लीज बैक कर रहा है फ्रॉम द बायर से। द असेट सब्जेक्ट टू सच सेल एंड लीज बैक एग्रीमेंट इज जनरली प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी होती है जनरली इस वाले एग्रीमेंट में। अंडर सच एन एग्रीमेंट द प्रॉपर्टी ओनर एग्रीज टू सेल द प्रॉपर्टी एट एन एग्रीड वैल्यूएशन एंड लीजेस बैक फ्रॉम द बायर, ठीक है। वही हो गया, लीज बैक कर रहा है उससे, ठीक है, बायर से। सो द लेसी और द सेलर रिसीव कैश इमीडिएटली। दोस्तों मैंने बोला था लेसी और सेलर सेम ही हो गए यहाँ पे, ठीक है, इमीडिएटली कैश मिल जाएगा। एंड मेक इट पीरियोडिक पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ लीज रेंटल्स फॉर राइट टू यूज द प्रॉपर्टी, ठीक है यहाँ पे। सो द लीज payments and the sale price are generally interdependent as they are negotiated as a package, ठीक है। इंटरडिपेंडेंट होते हैं दोनों के दोनों, ठीक है, लीज पेमेंट और जो सेल प्राइस है, ठीक है। क्योंकि यार सीधी सी बात है ना यार, कोई बंदा अगर सेल कर रहा है उसको लीज बैक ले रहा है, तो ये तो इंटरडिपेंडेंट तो होंगे ही, ठीक है। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अ सेल एंड लीज बैक डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ लीज इन्वॉल्व। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ पे कैसा होगा, टाइप ऑफ लीज के ऊपर इन्वॉल्व होगा, ठीक है। सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ द असेट एज रिक्वायर्ड बाय द स्टैंडर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शंस आर समराइज्ड बिलो। देख लेते हैं यहाँ पे क्या समझिए। बोल रहा है पहली सिचुएशन बोल रहा है वेयर द सेल एंड लीज बैक रिजल्ट्स इन अ फाइनेंस लीज। अगर मान लो कि जो ये सेलर है, वो जो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, वो क्या कर रहा है, यहाँ पे फाइनेंस लीज है। तो अगर फाइनेंस लीज है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी आप क्या करो, प्रॉफिट और लॉस होता है ना, उसको क्या करो यहाँ पे, ये बोल रहा है कि जो भी आपका प्रॉफिट प्रोसीड्स हो रहा है फ्रॉम सेल, तो है ना, अवर केयरिंग अमाउंट के ऊपर जो भी हो रहा है, देन इट शुड भी क्या कर दो, आप उसको डेफिनेट अमोर्टाइज कर दो ओवर द लीज टर्म इन प्रोपोर्शन टू द डेप्रिसिएशन ऑफ द लीज असेट, ठीक है। दोस्तों इसका नॉर्मली क्वेश्चन आता नहीं है, फिर भी समझ लो। ये ऐसे बोल रहा है कि आपका सेल प्रोसेस जो है ना, आपकी केयरिंग अमाउंट से ऊपर जो भी पैसा आ रहा है ना आपके पास में, उसको क्या कर दो आप, डेफर एंड अमोर्टाइज कर दो इन प्रपोर्शन टू द डेप्रिसिएशन, ठीक है, लीज टर्म के ऊपर कर देना। ओके, तो सिचुएशन नंबर वन तो ये थी। अब देख लेते हैं सिचुएशन नंबर टू। दोस्तों यहाँ पे सिचुएशन नंबर टू है कि व्हेन सेल एंड लीज बैक ट्रांजेक्शन इज अ ऑपरेटिंग लीज। अगर जो आप सेल कर रहा है ना ये भाई बंदा, इसको बायर को, और इससे वापस जो प्रॉपर्टी ले रहा है वो क्या ही पे ले रहा है, वो कैसे ले रहा है आपको, ऑपरेटिंग लीज पे ले रहा है, फाइनेंस लीज नहीं है, ऑपरेटिंग लीज है। तो फिर क्या होगा देखते हैं। चलो इसके अंदर तीन केस बनते हैं दोस्तों। केस नंबर वन है कि अगर जो मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो इज इक्वल टू है फेयर वैल्यू के, तो फिर क्या करना है मुझे, अगर मेरी सेल प्राइस और फेयर वैल्यू अगर इक्वल है, तो जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा है ना उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर देना P&L के अंदर, ठीक है। तो यही बोल रहा है, प्रॉफिट और लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली। मतलब कि यार जो मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ उसको अगर मैं मार्केट में भी बेचने जाऊँ तो भी इतने ही मिलेंगे, और मैं इसको भाई को बायर को बेच रहा हूँ उसको भी मैं इतने में बेच रहा हूँ, तो सीधी सी बात है ना, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको मैं इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करूंगा। अगर मैं मार्केट में बेचने जाता तो भी मैं अभी रिकॉग्नाइज करता ना इसी ईयर में। तो फिर वही ये स्टैंडर्ड बोल रहा है कि अगर भाई तुम्हारी दोनों सेम है, सेल प्राइस और फेयर वैल्यू, तो फिर क्या करो, इमीडिएटली ही रिकॉग्नाइज कर दो, कहीं भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उसी ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस को रिकॉग्नाइज कर दो। अब दूसरा केस क्या बोल रहा है कि अगर लेकिन हाँ आपकी जो सेलिंग प्राइस है वो कम है तेरी फेयर वैल्यू से, भाई मार्केट में तू जा रहा है, तेरी जो फेयर वैल्यू जो है इस प्रॉपर्टी की मान लो 100 है, और तू कितने में बेच रहा है, 80 में ही बेच रहा है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी की भाई वैल्यू तो मतलब 100 रुपये है, तू 80 में बेच रहा है, तो भी हम बोल रहे हैं कि ठीक है, हाँ तू केयरिंग अमाउंट से तो ज़्यादा में बेच रहा है ना, तो ठीक है, तेरे को अगर प्रॉफिट हो रहा है तो उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर दे, ठीक है। हाँ अगर तेरे को लॉस हो रहा है, ठीक है, लॉस हो रहा है, तो उसको भी बोल रहा है कि भाई इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर सकता है। तो तेरे को जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, अगर तू चाहे से तेरी सेलिंग प्राइस फेयर वैल्यू से कम भी है, तो भी हम ये बोल रहे हैं, जो ये स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये बोल रहा है कि भाई ठीक है, अगर तेरी फेयर वैल्यू से कम में भी बेच रहा है, लेकिन हाँ केयरिंग अमाउंट से तो ज़्यादा में ही बेच रहा है, तो ठीक है, फिर भी तू जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा है तेरा उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर ले। लेकिन हाँ अगर लॉस हो रहा है तेरे को, अगर तेरे को लॉस हो रहा है, मतलब सेल प्राइस तेरी मान ली 50 है और जो केयरिंग अमाउंट 60 है, मतलब तेरा जो बुक्स में जो वैल्यू चल रही है इस प्रॉपर्टी की वो 60 चल रही है, और तू बेच रहा है 50 रुपये में, और तू बुक्स में दिखा रखा है इसको 60 रुपये में,
तेरे को लॉस हो रहा है 10 रुपए का, तो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर तूने इस लॉस को कंपनसेट करने की कोशिश करी तेरे फ्यूचर लीज रेंटल्स के अंदर से, तो तुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डेफर्ड एंड अमोर्टाइज करना पड़ेगा। किस प्रपोर्शन में? इन प्रपोर्शन टू द लीज पेमेंट्स ओवर द लीज पीरियड फॉर विच एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज। तो दोस्तों यहाँ पे आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। देख लेते हैं यहाँ पे इसको पढ़ के भी। सो दोस्तों केस नंबर 1 क्या था? सेल प्राइस इक्वल टू फेयर वैल्यू। अब यहाँ पे केस नंबर 2 क्या है? सेल प्राइस जो आपकी कम है, किससे? फेयर वैल्यू से। मतलब आप जितने में बेच रहे हो ना, वो कम में बेच रहे हो, जो आपकी मार्केट में उस असेट की वैल्यू उससे कम है। तो ये बोल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इमीडिएटली। रिकॉग्नाइज कर दो भाई प्रॉफिट एंड लॉस को इमीडिएटली। लेकिन हाउएवर बोल रहा है, हाउएवर लेकिन इफ द लॉस अगर कंपनसेट बाय द फ्यूचर लीज पेमेंट्स एट द बेलो मार्केट प्राइस, मतलब ये कि इस प्रॉपर्टी के लिए आज जो मार्केट में लीज पेमेंट्स देने चाहिए उससे भी कम में दे रहे हो, तो देन क्या करना? इट शुड बी डेफर्ड एंड अमोर्टाइज ओवर द लीज इन प्रपोर्शन टू द लीज पेमेंट्स। तो जो भी लॉस हो रहा है ना भाई, उसको क्या कर देना? डेफर्ड एंड अमोर्टाइज कर देना इन प्रपोर्शन टू द लीज पेमेंट्स ओवर द पीरियड फॉर विच एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड। ओके गाइज, तो आई होप सबको समझ में आया होगा। चलो ये एग्जांपल देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 2 केस बनते हैं। एक तो ये 2 केस नहीं है ये, मतलब एक ऐसे ही बता रहा हूँ भाई कि मान लो प्रॉफिट हो रहा है तो क्या करना है, लॉस हो रहा है तो क्या करना है। प्रॉफिट हो रहा है तो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। मान लो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी है? 80 है। मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी है? 60 है। मेरे बुक्स में मैं 60 की दिखा रखा हूँ इस बुक्स को, ठीक है। ये बुक्स में 60 की पड़ी है और सेल मैंने कितने में कर दी? 80 रुपये में कर दी। तो मतलब 20 रुपये का प्रॉफिट हो गया मेरे को। तो मुझे क्या करना है? उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर देना है पीएनएल में, ठीक है। लेकिन अगर मेरे को लॉस हो गया, मान लो मैंने सेल जो मेरी केयरिंग अमाउंट तो मैंने जो बुक्स में दिखा रखी है वो 60 में दिखा रखी है, मैं 50 रुपये में ही बेच रहा हूँ उसको, मतलब 10 रुपये कम में बेच रहा हूँ मैं, ठीक है। तो मेरी सेल प्राइस कितनी हो गई? 50 रुपये हो गई। और मेरी कैरिंग अमाउंट कितनी हो गई? 60 रुपये हो गई। तो मेरे 10 रुपये का क्या हो गया? लॉस हो गया। तो ये स्टैंडर्ड ये बोल रहा है कि भाई ठीक है, लॉस हो रहा है तो रिकॉग्नाइज कर ले इमीडिएटली। लेकिन हाँ, इस लॉस को तू कंपनसेट मत करना बस तेरे फ्यूचर के लीज पेमेंट्स के अंदर से। मतलब जो तेरे फ्यूचर के लीज रेंटल्स है ना, वो लो नहीं होने चाहिए, बेलो नहीं होने चाहिए मार्केट प्राइस से। जो मार्केट में इस लीज की रेंटल की रेट चल रही है ना, उसी के बराबर होनी चाहिए, तभी ये हम मानेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर तेरे को क्या करना है, मतलब उसको क्या करना है, जो भी तेरा लॉस हुआ उसको डेफर्ड एंड अमोर्टाइज कर देना इन प्रपोर्शन टू द लीज पेमेंट्स, ठीक है। अब तीसरा केस क्या बनता है दोस्तों? अगर सेल प्राइस जो है वो क्या है? ज़्यादा है फेयर वैल्यू से। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि आपकी जो सेल प्राइस है वो ज़्यादा है। मान लो सेल प्राइस 100 रुपये है और फेयर वैल्यू कितनी है? 80 रुपये है। तो मतलब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? सेल प्राइस आपकी ज़्यादा है फेयर वैल्यू से, तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट और लॉस हो रहा है उसको क्या कर दोगे आप? डेफर्ड एंड अमोर्टाइज कर दोगे। बोल रहा है द एक्सेस, जो भी फेयर वैल्यू का एक्सेस जो भी आपको मिल रहा है उसको क्या करोगे? इट शुड बी डेफर्ड एंड अमोर्टाइज ओवर द पीरियड फॉर विच एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड, ठीक है। ओके, सो दोस्तों ये जो है ये वही है जो ऊपर दे रखा है, ठीक है। सेम ही चीज़ें हैं, बस यहाँ पे ये देख लेना फाइनेंस लीजेस के केस के अंदर नो सच एडजस्टमेंट इज नेसेसरी। ये एडजस्टमेंट नेसेसरी नहीं होगा अनलेस देयर हैज़ बीन एन इम्पेयरमेंट इन वैल्यू। अगर मान लो इम्पेयरमेंट नहीं होगा ना, तो फिर आपको ये इम्पेयरमेंट क्या है कि जो आपका रिकवरेबल अमाउंट है, ठीक है, वो अगर क्या है, मतलब रिकवरेबल अमाउंट वाला केस जो नहीं है ES 28 वाला, वो ज़्यादा या कम होना चाहिए, तो तभी यहाँ पे इस केस को आपको छूना है, अदरवाइज नहीं छूना। वैसे इसका कोई क्वेश्चन भी नहीं है, ठीक है। केयरिंग अमाउंट इज रिड्यूस टू द रिकवरेबल अमाउंट इन अकॉर्डेंस, इन विच केस जो आपका केयरिंग अमाउंट है वो क्या कर रहे हो आप? रिड्यूस कर रहे हो टू द रिकवरेबल अमाउंट, ठीक है। ठीक है, तो मतलब अगर आपका जो ये आपको तब देखना है यहाँ पे, ठीक है। फाइनेंस लीज के अंदर अगर हो रहा है, फाइनेंस लीज के अंदर अगर आप जा रहे हो, ये अगर अरेंजमेंट फाइनेंस लीज होता तो आपको यहाँ पे तब आना है इस वाले पे कि जब आपका जो केयरिंग अमाउंट है वो क्या है, अगर आपके रिकवरेबल अमाउंट से भी कम है, तो पहले रिकवरेबल केयरिंग अमाउंट को क्या करो? रिकवरेबल अमाउंट तक लेके आओ, ठीक है। रिकवरेबल अमाउंट तक लेके आ गए, फिर उसके बाद में ये देखो कि हाँ सेल प्राइस कितनी है, फेयर वैल्यू कितनी है, ऐसे, ठीक है भाई। ओके, सो लेट्स गो। यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ए लिमिटेड सोल्ड द मशीनरी हैविंग WDV ऑफ 40 लाख रुपीज टू बी लिमिटेड फॉर 50 लाख रुपीज। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है, ए लिमिटेड ने सोल्ड कर दी मशीनरी जिसकी WDV केयरिंग अमाउंट कितनी थी? 40 लाख रुपीज थी। बी लिमिटेड को 50 लाख रुपीज ने, एंड सेम मशीनरी को उसको लीजेस बैक कर लिया बाय बी ने टू ए को, ठीक है। ठीक है, ए ने वापस से उसको लीज बैक कर लिया। तो यहाँ पे केसेस दे रखे हैं, देखो अगर ऑपरेटिंग लीज है ये, तो ठीक है, ऑपरेटिंग लीज का क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, ठीक है। सेल प्राइस कितनी है? 50 है, इक्वल टू है फेयर वैल्यू के, तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना। फेयर वैल्यू कितनी है? 60 है। फेयर वैल्यू बाई 60 है, इसका मतलब कि आपकी सेलिंग प्राइस से भी ज्यादा है फेयर वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे केस नंबर 2, अच्छा सॉरी,
कितना है भाई, फेयर वैल्यू मतलब आपकी सेल प्राइस क्या है, आपकी कम है, सेल प्राइस क्या है, केस नंबर 2 में चला गया ना ये। फेयर वैल्यू कितनी है आपकी, ज़्यादा है, 60 है आपकी, ठीक है, किससे, आपकी सेलिंग प्राइस से, सेलिंग प्राइस तो आपकी 50 है, तो यहाँ पे केस नंबर 2 में चला गया, ठीक है। केस नंबर 2 वाले ने क्या बोला था कि भाई जो भी प्रॉफिट और लॉस हो उसको क्या कर देना, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर देना, लेकिन अगर हाँ लॉस हो तो उसको क्या कर देना, अगर आप कंपनसेट कर रहे हो अपने फ्यूचर के लीज रेंटल्स से, जो आपके फ्यूचर के लीज रेंटल्स है वो कम है आपके मार्केट वैल्यू से, तो उसको क्या कर देना, डेफिनेट अमोर्टाइज कर देना लॉस को। लेकिन अभी तो यहाँ पे लॉस हो नहीं रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट ही हो रहा है, तो जो भी 10 लाख का प्रॉफिट है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज हो जाएगा, 10 लाख शुड बी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज बाय ए लिमिटेड, ठीक है, ओके। अगर आपकी फेयर वैल्यू कितनी है, 45 लाख रुपीज है, सेल प्राइस कितनी है, 38 लाख है, तो दोस्तों यहाँ पे कहाँ पे चला गया भाई, केस नंबर, ये क्या है आपकी फेयर वैल्यू कितनी है, 45 लाख रुपीज, फेयर वैल्यू 45, यहाँ पे फॉल हो रहा है क्या ये, 45 ज़्यादा है क्या फेयर वैल्यू, हाँ ये ज़्यादा है आपकी सेल प्राइस से, ठीक है। सेल प्राइस कितनी है आपकी, 38 लाख ही है, ठीक है, सेल प्राइस कितनी है, 38 ही है, ठीक है, और फेयर वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपकी, 45 है, तो यहाँ पे आ गया ना ये 45 है, ठीक है। तो आपकी सेल प्राइस, ठीक है, 38 ही है, 38 ही है, तो यहाँ पे केयरिंग अमाउंट कितना है आपका, केयरिंग अमाउंट कितना है आपका, 40 है, तो यहाँ पे 40 लेस 38, तो कितना हो गया आपका, यहाँ पे 2 लाख का लॉस हो गया आपको, ठीक है, ठीक है, 2 लाख का लॉस हो गया ना आपको, क्योंकि आपकी केयरिंग अमाउंट कितनी है, केयरिंग अमाउंट लेस क्या कर दूंगा, सेल प्राइस, सॉरी, सेल प्राइस लेस केयरिंग अमाउंट, तो सेल प्राइस कितनी है मेरी, 40, सॉरी 38, और लेस केयरिंग अमाउंट कितना है मेरा, 40, तो 2 लाख रुपीज़ का क्या हो गया यहाँ पे, 2 का क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया ना 2 का, ठीक है भाई, लॉस हो गया ना, तो इसको क्या कर देना है मुझे, इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर सकता हूँ या तो, या फिर डेफिनेट अमोर्टाइज कर सकता हूँ, अगर, कब, अगर मैं मेरे फ्यूचर के लीज रेंटल्स जो है वो बेलो मार्केट प्राइस लेने वाला हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डेफिनेट अमोर्टाइज करना पड़ेगा, ठीक है, तो यही ये स्टैंडर्ड बोलते हैं। तो गाइज आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, तो ईजी है ना ये, बहुत है, ओके। दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे, देख लीजिए। सो वैन द फेयर वैल्यू ऑफ अ लीज एसेट इज, यही ना, हाँ 45 लाख रुपीज़ है फेयर वैल्यू, एंड जो सेल प्राइस है वो कितनी है, 38 लाख रुपीज़ की है, देन लॉस हो गया 2 लाख रुपीज़ का, तो इमीडिएटली क्या कर दो, रिकॉग्नाइज कर दो इन इट्स बुक्स प्रोवाइडेड लॉस इज नॉट कंपनसेटेड बाय द फ्यूचर लीज पेमेंट्स, अदरवाइज डेफिनेट अमोर्टाइज कर दो लॉस को, ठीक है यहाँ पे। तो यही अपन ने बात करी थी अभी, ओके, ठीक है। सो फेयर वैल्यू इज 40 लाख रुपीज। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे आपकी सेल प्राइस 38 लाख रुपीज़ है, तो आप, ठीक है, समझ गए ना वैसे ये, और एक चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, चलो ठीक है। आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे 2 केस बना रखे हैं मैंने, इन दोनों में से जिसमें भी फॉल कर रहा है ये, ठीक है, इजीली सबको समझ में आ गया होगा यार दोस्तों। बस आपको मेन तो यही याद रखना है कि आपकी जो सेल प्राइस है वो क्या ज़्यादा है फेयर वैल्यू से या फिर कम है, अगर ज़्यादा है तो वो केस 3 में चला जाएगा, ठीक है, और अगर कम है तो फिर यहाँ पे आ जाएगा, कम है तो फिर ये देख लो कि क्या वो इतनी कम है कि वो मेरी केयरिंग वैल्यू से भी कम है, तो केयरिंग अमाउंट से भी कम है, तो इसका मतलब कि लॉस हो गया आपको, तो लॉस हो गया तो उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर दो, ठीक है। लेकिन हाँ फ्यूचर में वैसे अगर कर रहे हो तो वैसे कर देना, डेफिनेट करना, लेकिन हाँ आपकी केयरिंग वैल्यू से मान लो ज़्यादा है आपकी सेल प्राइस, लेकिन फेयर वैल्यू से कम है, तो प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसको तो आप इमीडिएटली भी रिकॉग्नाइज कर ही सकते हो ना, ठीक है, हाँ प्रॉफिट है तो कर लो, ओके। चलो देखते हैं अब नेक्स्ट केस। फेयर वैल्यू कितनी है मेरी, 40 लाख रुपीज़ है, ठीक है, सेल प्राइस यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे सेल प्राइस यहाँ पे ज़्यादा है, अगर मेरी 50 है सेल प्राइस, 50 है मेरी सेल प्राइस, और कितनी है यहाँ पे मेरी फेयर वैल्यू 40 है। तो अगर हमारी सेल प्राइस अगर ज़्यादा होती है फेयर वैल्यू से, तो फिर हम क्या करते हैं भाई, तो फिर हम क्या करते हैं, अगर हमारी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, मेरी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है फेयर वैल्यू से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेफर्ड अमोर्टाइज करना पड़ेगा ना, मेरा जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा, जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, डेफर्ड अमोर्टाइज करना पड़ेगा। ये देख लीजिए यहाँ पे, चाहे से ऊपर था ना यार, ये रहा। सो द एक्सेस ऑफ द फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू से ज़्यादा मुझे जो भी मिल रहा है, फेयर वैल्यू से ज़्यादा मुझे मिल रहा है 10 लाख रुपए, तो क्या करूँगा, उसको डेफिनेट अमोर्टाइज कर दूंगा ओवर द पीरियड फॉर विच द एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड, ठीक है, यहाँ पे सिंपल था ना ये, सिंपल बात हो गई यहाँ पे, समझ में आ गई होगी सबको आई थिंक, ओके। चलो दिखा भी देता हूँ आंसर, कहाँ गया, ओके। वेयर फेयर वैल्यू इज 40 लाख रुपीज एंड सेल प्राइस इज 50 लाख रुपीज, देन प्रॉफिट 10 लाख रुपीज डेफिनेट अमोर्टाइज कर देगा ओवर द लीज पीरियड, ओके गाइज, ओके। चलो फेयर वैल्यू कितनी है मेरी, 46 लाख रुपीज एंड सेल प्राइस कितनी है, 50 लाख रुपीज है। अभी यही करा था क्या, नहीं, फेयर वैल्यू कितनी है 46, फेयर वैल्यू ज़्यादा नहीं है, फेयर वैल्यू ज़्यादा नहीं है मेरी, फेयर वैल्यू सेल प्राइस ज़्यादा है मेरी, ठीक है, वही वाला केस हो गया यहाँ पे, सेल प्राइस यहाँ पे, इसको हटा दूँ क्या, चलो मेरी यहाँ पे क्या हो गया, सेल प्राइस कितनी है मेरी 50 है, ठीक है, और फेयर वैल्यू कितनी है 46 है, सॉरी 46 है, ठीक है, तो 46 है मेरी फेयर वैल्यू, तो फेयर वैल्यू
अब यहाँ पे फेयर वैल्यू मेरी 46 लाख है मेरी, लेकिन केयरिंग अमाउंट कितनी है मेरी, केयरिंग अमाउंट कितनी है 40 है, 40 है, ठीक है। तो जो सेल प्राइस जो ज़्यादा है मेरी फेयर वैल्यू से ज़्यादा है ना, मेरी फेयर जो फेयर वैल्यू तो मेरी 46 ही है, ठीक है। सेल प्राइस मैं 50 में कर रहा हूँ, मतलब एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू मार्केट में 46 लाख रुपीज़ है, 46 रुपीज़ मान लो, 46 लाख रुपीज़ है, और मैं 50 लाख रुपीज़ में उसको बेच रहा हूँ। तो जो 4 लाख रुपए का मुझे प्रॉफिट हो रहा है वो तो मैं क्या करूँगा, डेफिनेट अमोर्टाइज करूँगा अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। यही बोला है इसने कि क्या करो, एक्सेस ओवर द फेयर वैल्यू के एक्सेस जो भी ले रहे हो ना, इट शुड बी डेफिनेट अमोर्टाइज होगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेट अमोर्टाइज होगा, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, जो मेरा 4 लाख का तो डेफिनेट एडवर्टाइज कर दो, ठीक है। और जो 6 लाख रुपीज़ है केयरिंग अमाउंट से ऊपर तक का जो वैल्यू है अप टू मेरी फेयर वैल्यू तक, उसको क्या करूंगा मैं, उसको तो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करूंगा ना, ठीक है। यहाँ पे सॉरी नीचे चला गया मैं, ओके सॉरी। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या है, बोल रहा है कि भाई जो 6 लाख रुपीज़ है इट शुड बी इमीडिएटली रिकॉग्नाइज इन बुक्स, ठीक है। ये तो इमीडिएटली कर दो। एंड जो 4 लाख रुपीज़ है उसको क्या कर दो, डेफर अमोर्टाइज कर दो ओवर द लीज पीरियड। ओके गाइज, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, यही हमने किया है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि सीधी सी बात है ना यार, कि मैं जितने मेरी मार्केट में वैल्यू ही उसकी 46 लाख रुपीज़ है उस प्रॉपर्टी की, उसके मैं 50 लाख रुपए ले रहा हूँ। तो 50 लाख रुपीज़ अगर मैं ले रहा हूँ तो मेरे को 4 लाख रुपए तो मैं फालतू के ले रहा हूँ ना, वो मुझे आज तो नहीं मिलने चाहिए। तो उसको मैं क्या करूँगा, मेरे फ्यूचर में ही रिकोगनाइज करूँगा, डेफिनेट अमोर्टाइज करूँगा, क्योंकि लीज रेंटल्स में से मैं कहीं ना कहीं उसको एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर कुछ भी जो भी इनका पर्पज़ है उससे, लीज से वो इंटर रिलेटेड है, मतलब ठीक है, सीधी सी बात ही है। तो मेरे जो प्रॉफिट और लॉस है वो मैच होने चाहिए ना, इसीलिए तो मैं डेफिनेट अमोर्टाइज कर रहा हूँ ओवर द लीज पीरियड, ठीक है। ये है, ठीक है। सो फेयर वैल्यू अगर मान लो मेरी 35 लाख रुपीज़ है, मतलब मेरी फेयर वैल्यू कितनी है 35 है, और सेल प्राइस कितनी है मेरी 39 है, ओके। सेल प्राइस यहाँ पे मेरी 39 है और फेयर वैल्यू कितनी है यहाँ पे भाई 35 है। अभी भी मेरी फेयर वैल्यू क्या है, कम है, मेरी सेल प्राइस ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, तो मेरी केयरिंग अमाउंट कितनी है, केयरिंग अमाउंट मेरी 40 है, ठीक है। तो जो मेरा एक्सेस फेयर वैल्यू से एक्सेस जो भी है सेल है ये, ठीक है। जो ये 4 लाख रुपीज़ है, इसको तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेफिनेट अमोर्टाइज करना पड़ेगा, ठीक है, 4 लाख को, ठीक है। 4 लाख का लॉस है यहाँ पे, 4 लाख लॉस, डेफिनेट अमोर्टाइज करना पड़ेगा, ठीक है, ओवर द लीज पीरियड, ठीक है। लेकिन हाँ, जो मेरी फेयर वैल्यू से और जो केयरिंग अमाउंट तक का 5 लाख का लॉस भी तो है मेरा, सॉरी प्रॉफिट है ये तो यार, लॉस नहीं है, सॉरी प्रॉफिट है ये, प्रॉफिट जो है ना, ये तो प्रॉफिट हो गया ना, मेरा सेल प्राइस ज़्यादा है यार मेरी फेयर वैल्यू से, तो ठीक है, ये तो प्रॉफिट है, इसको तो मैं डेफिनेट अमोर्टाइज कर दूंगा। लेकिन हाँ, मेरा 5 लाख का लॉस भी तो है, 35 लाख रुपीज़ लेस 40 लाख रुपीज़ यार फेयर वैल्यू पे, मतलब फेयर वैल्यू से, तो मतलब वो भी तो करूँगा ना मैं, लॉस भी तो बुक करूँगा, क्योंकि मेरी केयरिंग अमाउंट तो 40 है, चाहे मैंने बेचा कितने में भी हो, ठीक है। तो यहाँ से जो फेयर वैल्यू से और कैरिंग अमाउंट तक का जो 5 लाख का लॉस है उसको मैं क्या करूँगा, इमीडिएटली रिकग्नाइज कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देख लो, सो यहाँ पे 5 लाख रुपीज़ का इमीडिएटली रिकग्नाइज हो जाएगा बाय ए लिमिटेड के, और जो 4 लाख रुपीज़ का क्या है प्रॉफिट है ना, इट शुड बी रेफर्ड एंड अमोर्टाइज हो जाएगा ओवर द लीज पीरियड, ठीक है दोस्तों। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, बहुत ही ईजी सा स्टैंडर्ड था गाइज। देख लीजिएगा, कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लो, है ना, कमेंट कर सकते हो आप, या फिर मुझे मेल भी कर सकते हो, ठीक है। मेरी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। ओके गाइज, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। एंड हाँ, अपने तक ही मत रखिए, अपने दोस्तों सब के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करो यार, ठीक है, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके, बाय बाय गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं पता है क्यों बोलता हूँ यार ये लाइक और सब्सक्राइब के लिए यार, इससे मुझे भी थोड़ा कुछ मोटिवेशन मिलता है कि मैं वीडियो बनाऊँ। अब इतने दिन हो गए वीडियो नहीं बनाया मैंने, मतलब बहुत दिनों बाद में आया ये वीडियो, ठीक है, क्योंकि यार मोटिवेशन नहीं मिलता, कोई लाइक तो करता नहीं है, कोई देखता नहीं है, तो फिर क्या मोटिवेट होता है बंदा, किसके लिए डाल रहा है वो वीडियो। यार कोई बच्चा देखे, कोई भाई देखे, या फिर जो भी देखे लोग, तो तब तो कुछ है भी, नहीं तो कोई देखने आता तो फिर मतलब ही नहीं आया यार, मज़ा ही नहीं आता फिर। चलो ठीक है, बाय बाय गाइस, ओके।